हमने आगे जी हमारा नेक्स्ट जो है इसी की सेकंड क्लास जो थी फाइलम फाइलम एनिलिडा हम जो पढ़ रहे थे उसके अंदर क्लास ओलिगोचीटा और ये दूसरी बड़ी क्लास है। पहली बड़ी क्लास हमने पढ़ ली पॉलीचीट्स और ये दूसरे है ओलिगोचीटा और इसके बाद तीसरी एक छोटी सी क्लास है वो इंशाल्लाह कल हम पढ़ लेंगे। तो ये जो है इसके अंदर जो है वो एक्चुअली जो हमारा पढ़ना है इसके अंदर जो है अर्थवर्म्स हैं और कई सारे इसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स भी हैं एक्वेटिक भी हैं जो कि एनिलीड्स है जो कि शैलो वाटर के अंदर रहते हैं और कुछ इसके अंदर जो है वो जो मैंने क्या लेंगे ट्रस्टियल हैं और ट्रस्टियल भी जो है वो कई सारे जो है मॉइस्ट प्लेसेस पे ज़्यादातर रहते हैं कुछ जो हैं चांदे ऐसे हैं जो ड्राई प्लेसेस पे रहते हैं जैसे ये अर्थवर्म आपने देखा होगा ये कम रोशनी में जिस वक्त रोशनी कम हो तो उस वक्त कहता है और ये मिट्टी के अंदर जो पाया जाता है ये बर्रोइंग एनिमल है इसके अंदर जो है तो इसकी तकरीबन इसके अंदर जो है वो जैसे हमने पहले पढ़े थे पैरापोडिया पिछली क्लास के अंदर ना पहले पॉलीचीट्स के अंदर बड़े प्रोमिनेंट थी और जो कि एब्डोमेन की एक्सटेंशन थी और उनके ऊपर सीटें भी काफी सारे थे। इनमें एक तो वो जो पैरापोडिया है वो काफी कम हो गए ऑलमोस्ट नहीं है इनमें से वो लेकिंग है ठीक है। और दूसरा है कि इनमें से स्टिल जो सीटें की बात करें तो सीटें हैं वो जो मैंने कहा था कि ब्रीच मन्यूट किस्म के हेयर हैं जो समवट हार्ड किस्म के हैं वो इनमें पाई जाती हैं। इसकी स्पीशीज जो है वो मैंने कहा 3000 के राउंड अबाउट हैं इस वक्त और ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल हैं और ये वर्म्स नुमा जो है ज़्यादातर ज़मीन पे ही पाए जाते हैं और ज़मीन के अंदर बरो करती हैं यानी कि मिट्टी के अंदर मूव करती हैं। ये जो अर्थवर्म है ना इसका नाम ही इसी वजह से अर्थवर्म पड़ा हुआ है। इसके अलावा इसमें कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में मैंने कहा कि ये ज़्यादातर जो हैं जो फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये मैंने कहा कि शैलो वाटर में रहते हैं कम गहरे पानी में ठीक है। और ये ज़्यादातर मैरीन और ब्रैकिश वाटर में जो कि मैरीन का वाटर आपको पता है कि जो समंदर का पानी होता है वो कड़वा ही होता है। इसके अलावा ये 30 सेंटीमीटर से कह लें कि 1 मीटर से कम ही होते हैं 1 फीट से कह लें कि ये इनका साइज कम ही होता है इतने बड़े नहीं होते ऑलमोस्ट मैक्सिमम भी जाएगा तो 1 फीट के करीब इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। इसके अलावा मैं कुछ मैंने कहा कि ये जो ट्रॉपिकल अर्थवर्म है वो 3 मीटर तक भी लंबे होते हैं। ये ट्रॉपिकल का मतलब क्या है कि जो जैसे जो रेन फॉरेस्ट है ना जैसे अमेज़न और इस तरह के बड़े बड़े जंगल हैं उनमें पाए जाते हैं। आप नॉर्दर्न एरिया में भी जाए ना तो वहाँ भी आपको ये मिलते हैं। इसके अलावा ये इनके अंदर मैंने पहले बता दिया कि पैरापोडिया तो नहीं होते जिस तरीके से पिछली क्लास पॉलीचीट्स में पाए जाते मगर सीटें जो हैं वो स्टिल हैं थोड़े से हैं। इसके अलावा 4 पेयर्स ऑफ सीटें जो हैं वो पर सेगमेंट ऑलमोस्ट कह पाए जाते हैं। इसका कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता जिसको आप कहें कि ये बड़ा कोई डिस्टिंक्ट किस्म का हेड है। इसके जो हैं प्रोटेक्टिव शीट होती है कोलेजन क्यूटिकल की इसके इर्द गिर्द एक शीट स्क्रीन होती है जो क्यूटिकल की जिस तरह ये एक डेवलपमेंट है जो हायर जितने एनिमल्स है ना इसके बाद आर्थ्रोपोड में पढ़ेंगे उसमें भी क्यूटिकल होती है। ये इसको स्किन को डैमेज से बचाती है और ये एपिडर्मिस को स्क्रीट करके और क्यूटिकल एक्चुअली नॉन लिविंग या नॉन सेलुलर लेयर होती है और इसको एक्चुअली स्क्रीट कौन करते हैं वो एपिडर्मिस में। तो इसके सेगमेंट्स के अंदर जो कह लें कि पोर्स होते हैं और उनके अंदर एक्चुअली सिलोमिक फ्लूइड जो इसकी सिलोम है ना जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है और वो फ्लूइड इसको जो है वो कह लें कि उससे किसी हद तक वो लीक आउट भी होता है और उसकी लुब्रिकेशन में मीन की इसकी जो स्किन है हर वक्त मॉइस्ट रहती है ठीक है। ये जो है तो वो किस वजह से होता है उसकी सिलोमिक फ्लूइड की वजह से। इसके अलावा ये म्यूकस ग्लैंड भी है। म्यूकस ग्लैंड का मतलब ये है कि ये एक स्टिकी जो गमी नुमा सा लिक्विड भी स्क्रीट करता है। इसके अलावा जो है वो आगे इसके अंदर स्ट्रक्चर भी है वो उसका काम भी एक्चुअली म्यूकस क्रिएट करना ही है। तो इसके अंदर ये म्यूकस ग्लैंड का काम जो है वो म्यूकस मीन के एक लेसदार मादा सा स्क्रीट करना है इसका जो काम है। इसके अलावा ऐसे फूड एंड डाइजेशन की बात करें तो ये ज़्यादातर मैंने कहा कि ये स्कैवेंजर्स हैं और मीन के डेड ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक मीन ये गले सड़े जो पत्ते वगैरह होते हैं ना ज़मीन के ऊपर पड़े हुए वहाँ पे दरख्तों में जंगलों में तो वहाँ पे ये फीड करते हैं। और इसके अलावा ये ज़्यादातर बरवर है बरवर मीन कि ज़मीन के अंदर मूव करते हैं ज़मीन के अंदर रहते हैं बिल बना के ना बिलें बना के बिलें तो है नहीं होती जिस तरह आप कहेंगे चींटी की बिल ये सिंपली मिट्टी के अंदर घुस के तो वहाँ पे मूव करते हैं और वो मूव किस तरीके से करते हैं इसकी बॉडी का जो
जो स्पेशली इसकी बॉडी के अंदर मेरे ख्याल स्लोमिक फ्लूइड होता है, और स्लोमिक फ्लूइड इसका एक्चुअली वो एक थर्स्ट या कह लें कि उस जो इसके जो इंटीरियर पार्ट होता है जिसको प्रोपोडियम जो हम कहते हैं, वो उसको एक कह लें कि कोनिकल नुमा स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है, और उसी के थ्रू वो जो सॉफ्ट ऊपर वाली लेयर होती है ना मिट्टी की, उसके अंदर ये एक्चुअली मूव करता है उसकी वजह से। और इसका जो है डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो भी उसी हिसाब से मैंने कहा कि ये डेवलप हुआ होता है कि ये जो ऊपर वाली लेयर होती है मिट्टी की, जो थिन सी लेयर है, और वो नरम लेयर के अंदर जो मॉइस्ट वगैरह हो स्पेशली उसके अंदर रहता है। तो इसके जो एक्चुअली जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक के डिवीजन क्या है कि पहले माउथ आता है, माउथ के बाद फेरिंक्स है। फेरिंक्स जो एक कह लें कि एक पंप नुमा स्ट्रक्चर है, यानी कि जो ऐसे सक करने के, जैसे एक पंप होता है ना, पंप क्या करता है, पानी को सक करता है, तो इस तरीके से ये अपने फूड को ऐसे कह लें कि जो इंजेस्ट करने में उसको बाई फोर्स जो है वो हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद ये ईसोफेगस में चला जाता है। ईसोफेगस इसके कह लें कि एक जो कह लें कि थिन सी लेयर होती है, और एक्चुअली जो है जिसके थ्रू फूड आर्टरी तौर पे यहाँ पे रहता है। इसके बाद गिजर्ड में चला जाता है, और गिजर्ड जो है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर मीन कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग किस्म के मस्कुलर हैं, और इंटरनल साइड से इसकी क्यूटिकल मौजूद होती है। इसके अंदर फूड क्या होता है, एक्चुअली ये ग्राइंड करने का काम करता है, फूड की ग्राइंड का काम करता है। इसके अलावा ये क्रॉप बाद का कुछ एनी लीड्स के अंदर क्रॉप भी होता है। क्रॉप में एक्चुअली जो है ये गिजर्ड से पहले एक पार्ट होता है, यानी कि ईसोफेगस के बाद एक स्वेलिंग सा पार्ट होता है, जिसके अंदर आर्जी तौर पे जस्ट फूड जो है वो स्टोर होता है। जबकि जो गिजर्ड है ये मस्कुलर है, स्ट्रॉन्ग किस्म के मसल पाए जाते हैं, और इसके इंटरनल साइड के ऊपर क्योंकि मसल ने बड़ी मूवमेंट करनी है, और उस वजह से इसकी जो इंटरनल लेयर है, इंटरनल सरफेस है गिजर्ड की, वो डैमेज ना हो उसके लिए इंटरनली उसके अंदर क्यूटिकल भी होती है। क्यूटिकल जो है, और ये क्या करती है, फूड को ग्राइंड करने के काम आती है। और जब फूड ग्राइंड हो जाते हैं, और इसके बाद चला जाता है इंटेस्टाइन में, और मोस्टली यहाँ पे जितनी डाइजेशन होती है, यानी कि डाइजेशन मीन के फूड का ब्रेक डाउन तो हो गया, मगर उसकी जो उसके ऊपर एंजाइम्स क्रिएट होने हैं, एंजाइम्स क्रिएट होने के बाद उसकी जो फाइनल डाइजेशन होनी है, और फाइनल डाइजेशन के बाद जो है उसमें से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं वो अब्जॉर्ब करने हैं बॉडी ने, या उसकी जो कह लें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसने अब्जॉर्ब करने हैं, तो वो ज़्यादातर काम किसके अंदर होता है, इंटेस्टाइन के अंदर ही। ठीक है। और इसमें से बाद का क्या करता है कि ये जो अर्थवर्म होता है, जब ये सॉइल के अंदर मूव करता है, तो ये काफी सारी मिट्टी भी खा लेता है, साथ मिट्टी भी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में चली जाती है। मगर वो जो न्यूट्रिएंट वो उसके अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट भी होते हैं, मीन के कई सारे जो ऑर्गेनिक मैटर जो उस मिट्टी के साथ चला जाता है, तो वो मिट्टी में से वो जो एंजाइम वगैरह क्रिएट होते हैं वो उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो जो मिट्टी शिट्टी है, फजूल है, बकाया फारक किस्म की है, वो उसकी बॉडी के थ्रू निकल जाती है। ठीक है। और इसके अलावा जो है इसकी जो डॉर्सल साइड के ऊपर डाइजेस्टिव की आपकी अगर किताब में आप गौर कीजिएगा, तो आपकी किताब में देखिए जो इसकी जो डाइजेस्टिव कैविटी है, डाइजेस्टिव कैविटी के ऊपर वाली साइड पे डॉर्सल साइड के ऊपर एक टिफ्लोसोल एक फोल्ड नुमा बना है, यानी कि जो इसकी कह लें कि एक फोल्ड नुमा स्ट्रक्चर बना है, और उसको किसका बना हुआ है, वो उसकी एक्चुअली जो है एपिथेलियम का एक फोल्ड नुमा स्ट्रक्चर बना, जिससे क्या होता है कि इसकी जो गट का स्ट्रक्चर है या गट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और उस गट के सरफेस एरिया के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है, ज़्यादा उसको स्पेस मिल जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और फूड ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है जो उसमें से जो होता है। इसके अलावा ये क्लोरा गोज क्लोरा गोज ये टिश्यू पाए जाते हैं, ये एक्चुअली ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू हैं। ये किसके ऊपर पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की अपर साइड के ऊपर, और ये कह लें कि इंटेस्टाइन को एक्चुअली इन्होंने सराउंड किया होता है, और ये एक्चुअली इसके एज ए कह लें कि इसके कई सारे काम हैं, और ये स्पेशल किस्म का टिश्यू है जो पहले किसी में नहीं हमने पढ़ा। क्लोरा गोज सेल या क्लोरा गोज टिश्यूज,
ठीक है। तो ये स्पेशल किस्म के हैं, ये जो है डॉर्सल ब्लड वेसल जो ऊपर वाली पाई जाती है उसके दरमियान, और जो नीचे जो डाइजेस्टिव कैविटी है, जिसका डाइजेस्टिव सिस्टम है स्पेशली इंटेस्टाइन, उसके ऊपर करके ये पाए जाते हैं ये टिश्यू। और ये क्या है, ये समझ लें कि इसके एज ए लिवर के तौर पे काम करते हैं, यानी कि लिवर के तौर पे काम करते हैं। ये एक तो न्यूट्रिएंट को स्टोर करते हैं, इसके अलावा ये जो जितनी एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट होती है उसको ग्लाइकोजन और फैट में तब्दील करते रहते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे सेल जो है वो ब्रेक ऑफ भी होते हैं, और वहाँ पे फैट जो फैट सेल है वो ब्रेक ऑफ होके जो है वो सिलोम के थ्रू दूसरी बॉडी के जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो है जितने ये मेटाबॉलिक वेस्ट हैं ये इनको एलिमिनेट करने के अंदर हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा ये कई सारे जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड्स की कह लें कि जो डिसेमिनेशन के अंदर हेल्प आउट करते हैं। तो इस तरीके से इसके काफ़ी सारे काम हैं, यानी कि ये टिश्यू डिसेमिनेट करते हैं अमाइनो एसिड्स में, और अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में भी, ये भी इसकी क्या काम है। यानी कि जो अमोनिया होता है ना, अमोनिया क्या है, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल है, और इसको ये कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। इसके अलावा मैंने कहा ये कार्बोहाइड्रेट जितने इसके अंदर पाए जाते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन और फैट्स के अंदर जो है ये कन्वर्ट करते हैं। तो ये समझ लें कि एक वर्टिब्रेट का लिवर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशलाइज किस्म के ये जो हैं टिश्यूज हैं, ये आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रेस्पायरेशन रेस्पायरेशन के लिए जो है इसमें कुछ जो स्पेशल ऑर्गन तो नहीं पाए जाते इसमें, जो है वो पैरापोडिया टाइप जो है वो कह लें, और मेटल जो है वो उस तरह के जिस पाए जाते हैं, तो वो इस तरह के ऑर्गन इसमें नहीं है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इसकी जो है सिंपल रेस्पायरेशन जो है, मैंने कहा इसकी जो स्किन है, स्किन के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स के थ्रू जो है, और लास्ट में इसकी जो स्किन है मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू जो है वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो जो है इसकी डिफ्यूज आउट हो जाती है। इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ, और जो ऑक्सीजन है वो बाहर से अंदर की तरफ जो है वो डिफ्यूज आउट कर जाती है। इसके अलावा ये ब्रीदिंग मैंने कहा इसकी स्किन के थ्रू होती है, इसमें लंग्स या गिल वाला ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इसके अलावा जो है कैपिलरी सिस्टम होता है एपिडर्मिस के अंदर, जो एक्सटेंसिव किस्म का, जिसके थ्रू कह लें कि ये वो जो डिफ्यूजन के अंदर हेल्प बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी सर्कुलेशन की बात करें, जो ब्लड सर्कुलेशन है, तो ब्लड सर्कुलेशन में इसके भी मैंने कह ली कि इसके अंदर जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि एक तो इसके अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड होता है, सिलोमिक फ्लूइड मीन जिसकी जो बॉडी कैविटी है ना उसके अंदर एक फ्लूइड भी पाया जाता है, और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का काम करता है, यानी कि इसकी बॉडी को जो सपोर्ट देता है ना, ये स्ट्रेंथ देता है, या इसको आगे मूव करने में हेल्प आउट करता है। यानी कि मिट्टी के अंदर देखिए ना, मिट्टी के अंदर चलना आसान नहीं है, मगर वो क्या है कि इसके जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल और जो सर्कुलर मसल हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं तो वो ऐसे बल्ज नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, बल्ज नुमा मीन के एक उभार सा बन जाता है। मगर जब वो सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो वो उसका बॉडी लंबा हो जाता है, और उसको आगे पुश करता है, अगले पार्ट को ना वो पुश करते हैं, और इस तरीके से जो है ये मूव करते हैं। और ये एक्चुअली जो है ये एक तो ये है, इसके अलावा जो है इसके अंदर जो है जो पंपिंग सिस्टम है, क्लोज पंपिंग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसके अंदर एक्चुअली ब्लड होता है, और ब्लड इसका कलरलेस भी हो सकता है, रेड कलर का भी हो सकता है, किसी और कलर में भी हो सकते हैं। तो ये दो तरह के ये फ्लूइड जो है वो सर्कुलेशन होती है। इसके अलावा इसमें क्या है, मैंने जो इसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो एंटीरियर साइड के ऊपर इसकी दो मेन ब्लड वेसल होती हैं, एक डॉर्सल साइड के ऊपर होती है जिसको हम डॉर्सल ब्लड वेसल कहते हैं, और एक निचली साइड के ऊपर होती है उसको हम कहते हैं वेंट्रल ब्लड साइकिल। और इसके जो अंटीरियर सेगमेंट्स जो होते हैं, उन अंटीरियर सेगमेंट्स के अंदर क्या होते हैं कि जो डॉर्सल ब्लड वेसल कुछ सेगमेंट के अंदर जो वेसल्स होती हैं ना, जो सेगमेंटल वेसल्स होती हैं वो थोड़ी सी डायलेट हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, चौड़ी चौड़ी होती हैं वो, और उन चौड़ी चौड़ी जो वेसल्स को ना हम क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं सिंपली। तो इसके समझ लें कि 5 पेयर्स हार्ट होंगे। हार्ट में मैंने आपको बताया कि जो इसके हर सेगमेंट के अंदर, इसके हर सेगमेंट के अंदर पहले एक जो है ऊपर होती है डॉर्सल ब्लड वेसल जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से ऊपर होती है, और एक होती है वेंट्रल ब्लड जो ब्लड वेसल।
जो जो है जिसको एओर्टा भी कहते हैं, ऊपर वाले को एओर्टा भी कहते हैं, निचले वाले को भी। अब क्या है कि जो ऊपर वाली है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ऊपर है और नीचे वाली डाइजेस्टिव सिस्टम से नीचे है। अब क्या होती है, इन दोनों के दरमियान क्या बनती है, सेगमेंटल वेसल्स है। यानी कि इन दोनों के दरमियान में क्या है, सेगमेंटल वेसल है, 4 से 5 सेगमेंटल वेसल है, यानी कि हर वेसल के अंदर 4-5 नालियां। अब वो नालियां क्या आती हैं कि ऊपर डोर्सल ब्लड वेसल से निकलती हैं, नीचे आती हैं, तो वो फर्दर सब डिवाइड होते 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 कैपिलरीज में चेंज हो जाती हैं। कैपिलरीज क्या करती हैं, फिर आगे वो सारे बॉडी ऑर्गन को ब्लड पहुंचाती हैं, और उसके बाद फिर कैपिलरीज नीचे आना शुरू हो जाती हैं, और फिर वो कैपिलरीज जो है वो बड़ी ब्लड वेसल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और जो बड़ी ब्लड वेसल होते हैं, ये जो नीचे है ना, नीचे जो ब्लड वेसल है उसके अंदर वो मर्ज हो जाती है। यानी कि ऊपर से ब्लड, ऊपर वालों से ब्लड आता है, ये नीचे ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से कैपिलरी, कैपिलरी से फिर ब्लड वेसल, फिर ब्लड वेसल नीचे डॉर्सल ब्लड वेसल जो बड़ी वेसल है, जो मेन वेसल है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और मैंने कहा जो इसके इंटीरियर सेगमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो कुछ जो सेगमेंटल वेसल्स हैं ना वो चौड़ी होती हैं, बड़ी होती हैं, और वो कह लें कि जो पंपिंग का काम करती हैं, जिस वजह से हम उसको हार्ट का नाम देते हैं कि इसमें 5 पेयर्स ऑफ हार्ट होते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन भी होती है इसकी, जो बॉडी के अंदर जो कि सर्कुलेशन का काम करती है, यानी कि ऑक्सीजन को मूव कराती है। इसके अलावा मैंने कहा जो एक्सक्रीशन है, वो एक्सक्रीशन के इसके जो मेन है वो नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडियल ऑर्गन है। और ये इसके अंदर जो पेड नेफ्रीडिया होते हैं, ईच बॉडी सेगमेंट के अंदर एक्चुअली पेड नेफ्रीडिया होते हैं। और पेड नेफ्रीडिया मीन के ये जो हैं जो पानी में होते हैं, यानी कि मैंने कहा कि कई सारे जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं या ब्रैकिश वाटर के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जो अपना वेस्ट मटेरियल है वो अमोनिया के फॉर्म में रिलीज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर ज़्यादा है, और उसके थ्रू एक्चुअली ये है जो है वो क्रिएट करते हैं। और जो ट्रस्टियल फार्म है वो क्या करते हैं कि उनके अंदर मैंने अभी जो कोलोरागोजन कोलोरागोजन जो सेल्स हैं, कोलोरागोजन जो टिश्यू हैं, वो अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, यूरिया में। ठीक है और यहाँ पे क्योंकि वो जो बेनिफिशियल या यूजफुल जो आयंस होते हैं वो दोबारा अब्जॉर्ब कर लेता है उसका बॉडी, और उसके साथ कुछ ना कुछ वाटर भी अब्जॉर्ब कर लेता है जो उसकी बॉडी के अंदर रहता है। और इस तरीके से वाटर कंजर्वेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है, जो ट्रेस्टियल जो ज़मीन के ऊपर रहने वाली जो स्पीशीज है। इसके अलावा मैंने कहा कुछ इनमें ऐसे भी हैं जो ट्रस्टियल लोगोचीट्स जिनके अंदर जो है नफ्रीडिया ना सिर्फ जो है वो वेस्ट एलिमिनेट करते हैं, यानी कि एक्सक्रीशन का काम करते हैं, बल्कि ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करते हैं, यानी कि वाटर की एक खास अमाउंट को भी बॉडी के अंदर जो है वो रखते हैं, और जो उससे ज़्यादा वाटर उनकी बॉडी में आ जाए तो उसको वो जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं। कि जहाँ पे मैंने कहा कि वेस्ट और उसके साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन, यानी कि इसके अंदर जो मेटानेफ्रीडिया पाई जाती है वो उसके एक्चुअली 2 काम हैं। और मेटानेफ्रीडिया मैंने कहा कि ये एक्चुअली प्रोनेफ्रीडिया के एडवांस फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जब नेफ्रीडिया लिखा हुआ है, इसके 2 काम है, एक तो जो वेस्ट एक्सक्रीशन और दूसरा जो है ऑस्मो रेगुलेशन। तो ट्रेस्टियल जो है मैंने कहा जो वर्म्स होते हैं उसके अंदर कैल्सीफेरस ग्लैंड भी होते हैं, ये भी एक है जो क्लोरागोजन, जिस तरह आपने सेल्स पढ़े या क्लोरागोजन टिश्यू पढ़े। इसके अलावा कैल्सीफेरस, कैल्शियम से आता है ना वर्ड, कैल्सीफेरस ग्लैंड है, तो ये क्या करते हैं, ये इसके अंदर ये भी पाए जाते हैं, इसके अंदर चूंकि सॉइल के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होती है, तो ये वर्म जो है वे मिट्टी खा भी जाते हैं, और कैल्शियम की इसके अंदर खासी मिकदार ज़्यादा हो जाती है इसकी बॉडी के अंदर। तो जैसे ही ज़्यादा होती है तो ये जो कैल्सीफेरस ग्लैंड है ये एक्चुअली इसकी बॉडी में से एक्सेसिव जो कैल्शियम है उसको बाहर निकालने का काम करती है। तो ये भी इनका काम भी एक्सक्रीशन है, मगर किसकी एक्सक्रीशन है, यानी कि कैल्शियम की एक्सक्रीशन है। यानी कि ये जो कैल्सीफेरस ग्लैंड है कि जितनी भी एक्सेसिव कैल्शियम होती है ब्लड से उसको जो है वो रिमूव करते हैं और उसको किस में डाल देते हैं, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन के थ्रू वो कैल्शियम जो है वो बाहर निकल जाती है। और ये भी एक स्पेशल किस्म के ग्लैंड है जो इसके अंदर पाए जाते हैं जिनका काम एक्सेसिव कैल्शियम को बाहर निकालना है। नर्वस सिस्टम जो है इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन जो इसका मेन गैंग्लियल सिस्टम है
जो कि उसके हेड के अंदर मौजूद होता है, और इसके बाद जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। और ये एक्चुअली जो है पेरीफ्री पेरीफ्री से निकला, पेरीफ्री होती है जो बाउंड्री, मीन की जो उसकी स्किन के ऊपर जो चीज़ें हैं ना या रिसेप्टर्स हैं, उनके थ्रू जो सप्लाई होती है उनको, उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर सेरिब्रल गैंग्लिया होता है जो मेन, मैंने कहा कि दिमाग के अंदर जो उसके हेड के अंदर मौजूद होता है। और इसका जो है फ्रंटल पार्ट या कह लेंगे इसका कोई डिस्टिंक्ट किस्म का हेड नहीं होता। इसमें जो एक वेंट्रल नर्व कार्ड होती है जिसमें पेड गैंग्लिया होते हैं, और हर सेगमेंट के अंदर टू पेड गैंग्लिया होंगे। और ये जो नर्वस सिस्टम, ये जो नर्व कार्ड मूव करती है किस साइड में करती है, वेंट्रल साइड में, यानी कि बॉडी की निचली साइड के ऊपर जो है वेंट्रल साइड के ऊपर ये नर्व कार्ड बॉडी के जो स्किन के अंदर वाली साइड पे पाई जाती है। और आगे फिर वो पेड गैंग्लिया, और हर एक सेगमेंट के अंदर पेड गैंग्लिया, दो गैंग्लिया मौजूद होंगे। तो ये इस तरीके से। अब क्या होता है कि वो जो गैंग्लियाज हैं वो आगे ब्रांच ऑफ मजीद होते हैं, और कुछ गैंग्लिया जो हैं वो आपस में कह लें कि फ्यूज होके गैंग्लिया, तो जो कह लें कि बॉडी को सप्लाई कर, जो बॉडी की वॉल है ना, जो बॉडी की स्किन है या बॉडी ऑर्गन है, जैसे जो है लाइट रिसेप्टर वगैरह हैं, उनको जो उनके साथ जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये वर्ड जो है वे PNS, आप परेशान न हो जाए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो है ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन मैंने कहा है कि ये जो है क्या लें कि समवट हेड के ऊपर कंसंट्रेटेड होते हैं। सिर्फ हेड के ऊपर ही नहीं होते बल्कि पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं, जिसमें आपने पीछे हमने पढ़ा था जो पॉलीचीट्स के अंदर के ज्यादातर सेंस ऑर्गन उसके ऊपर हेड के ऊपर पाए जाते हैं, इसके ज्यादातर स्किन के ऊपर पाए जाते हैं। उनमें से एक तो न्यूमरस सेंसरी सेल होते हैं, कीमो एंड मैकेनो रिसेप्टर, ये स्किन के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि केमिकल को सेंस करने का, या कि कोई डायरेक्ट टच होता है, कांटेक्ट होता है इसकी बॉडी के साथ, उसको जो है ये करता है कि आप इसकी बॉडी को किसी भी तरफ से इंटीरियर साइड से या पोस्टीरियर साइड से थोड़ा सा डिस्टर्ब करें तो ये वहां से मूव कर जाता है, स्केप आउट कर जाता है। तो यानी कि इसकी जो स्किन के ऊपर जो मैंने कहा कि मैकेनिकल रिसेप्टर भी होते हैं और कीमो रिसेप्टर भी होते हैं, ये दोनों तरह के पाए जाते हैं। और जो कीमो रिसेप्टर हैं स्पेशली ये ज़्यादातर मौजूद किसके ऊपर होते हैं, प्रोस्टोमियम, यानी कि ये हेड के आगे एक स्ट्रक्चर होता है जो हमने पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम उसने स्ट्रक्चर पढ़ा था। पेरिस्टोमियम के माउथ अंदर होता है, और जो प्रोस्टोमियम उसके अगला वाला पार्ट होता है, वो जो उसने हमने तस्वीर देखी थी आपकी बुक के ऊपर बनी हुई है, तो वो जो अगला पार्ट है। इसके अलावा इसमें कई तरह की फ्री नर्व एंडिंग भी होती है, और जो कि एक्चुअली ज़्यादातर जिनका काम जो है टच का, टेक्टाइल का जो काम है। इसके अलावा जो है अर्थवर्म में कोई स्पेशल किस्म की आइज नहीं होती जो जिनसे वो एक्चुअली काम नहीं, क्योंकि ये बरोअर हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, और इसलिए जो इनको कोई स्पेशल किस्म की आइज नहीं है। हाँ, कुछ जो है जो स्पीशीज हैं वो उनके अंदर क्या होती है कि सिंपल आई डार्ट होते हैं, डार्ट होते हैं, यानी कि सिंपल, जिनको हम ऑसिलाई या सिंपल आइज कहते हैं, वो मौजूद होती है। और बाल का इसकी स्किन की डॉर्सल साइड के ऊपर और लेटरल साइड के ऊपर, डॉर्सल जो ऊपर वाली साइड है और जो लेटरल है जो साइडों वाली साइड है, उनके ऊपर जो है लाइट रिसेप्टर होते हैं। लाइट मीन कि इसकी जो स्किन होती है डॉर्सल साइड से और लेटरल साइड से, वो कह लें कि लाइट के अगेंस्ट सेंसिटिव होती है। और अगर ये ज़्यादा तेज लाइट हो, शार्प किस्म की लाइट हो, इंटेंस लाइट हो, उसके अगेंस्ट ये फोटो फोटो क्या फोटो नेगेटिव होते हैं। फोटो नेगेटिव मीन की जो फोटो टैक्सेस होती है ना, वो नेगेटिव फोटो टैक्सेस होती है। मीन की जो शार्प लाइट होती है ना, उससे ये भागते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। और अगर कम लाइट हो, मध्यम लाइट हो, तो मध्यम लाइट में ये जो है ये फोटो टैक्सेस इसके अंदर पॉजिटिव फोटो टैक्सेस होती है, यानी कि ये मध्यम लाइट में मट्टी से बाहर निकल के बाल का आप देखें सड़कों के ऊपर और आपको खेतों में नजर आते हैं, मगर सुबह या शाम के वक्त जो है ये जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जैसे समर के सीजन में, तो आपको ये नज़र नहीं आते। ये जो है आपको छाँव में, और जो है जब सुबह शाम के वक्त लाइट कम होती है उस वक्त ये ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि ये फोटो पॉजिटिवली पॉजिटिव है, फोटो टैक्सेस पॉजिटिव फोटो टैक्सेस पाई जाती है, मगर लेस लाइट इंटेंसिटी के लिए। इंटेंस लाइट के लिए जो तेज किस्म की लाइट होती है ना, फुल दोपहर के वक्त होती है,
ऐसे वक्त आपको ये नज़र नहीं आता। सुबह सुबह या शाम को जो या जो है आपको सायादार जो घने दरख्त होते हैं उनके नीचे आपको नजर आएगा, जो कम लाइट के अगेंस्ट है वो सेंसिटिव होता है। ये है एंडोक्राइन सिस्टम। मैंने कहा ये इसके अंदर जो है वो न्यूरोस्क्रिएटरी सेल भी इसके ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं, और गैंग्लिया में भी ये न्यूरोस्क्रिएटरी सेल पाए जाते हैं। और इनका काम क्या है कि एक्चुअली कई तरह के जो हार्मोन क्रिएट करना, और हार्मोन का काम क्या है, रिप्रोडक्शन है, यानी कि एक तो रिप्रोडक्शन का काम है, दूसरा है कि सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो मैचुरेशन इसके अंदर होती है, सेक्स मैचुरेशन, यानी कि सेक्सुअली मेच्योर होता है ये एक्चुअली इन हार्मोन की वजह से ये सेक्सुअली मेच्योर होता है। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे भी हैं जैसे लीच वगैरह है, तो ये इनके अंदर जो है ये सेक्सुअली ए रिप्रोडक्शन भी होती है, और उसके अंदर ट्रांसवर्स होती है, यानी कि बीच में से कट जाता है, एक पार्ट एक तरफ हो जाता है, दूसरा पार्ट दूसरे तरफ हो जाता है। इसको हम ए सेक्सुअल ट्रांसवर्स ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जो उसके अंदर मिसिंग पार्ट होते हैं, यानी कि बीच में से कट गया, जो आधे पार्ट एक तरफ रह गया आधे दूसरी तरफ, और उसमें से जो मिसिंग पार्ट है वो रीजनरेशन के प्रोसेस के थ्रू बन जाते हैं। और वो रीजनरेशन होती किसकी वजह से है, हार्मोन्स की वजह से। तो ये हार्मोन के ये 3 मेन काम है, रिप्रोडक्शन में, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में, और रीजनरेशन के अंदर। इसकी जो रिप्रोडक्शन है ये मैंने कहा कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन कि एक के अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो है वो दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। मगर ये नहीं है कि आपस में ये एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं करते, बल्कि ये क्रॉस मीटिंग करते हैं। यानी कि एक एक इंडिविजुअल जो है ये वेंट्रल साइड से जुड़ जाते हैं, वेंट्रल और इंटीरियर साइड से, ये इसको सपोज कर लें कि ये इंटीरियर साइड है, ये भी इंटीरियर साइड है से, तो ये वेंट्रल साइड से जुड़ जाते हैं। और दूसरा जो हमने इसके अंदर एक टिश्यू होता है, वो मैंने कहा कि ये जिसको हम जो कह लें कि क्लाइटेलम कहते हैं, क्लाइटेलम, या जो है मैंने कहा कि म्यूकस ग्लैंड होते हैं, इसको क्लाइटेलम एक वर्ड यूज किया है, या ये ग्लैंड होते हैं, या हमने म्यूकस ग्लैंड पढ़ा था। ये क्या करते हैं कि ये इंटीरियर और वेंट्रल साइड से ये होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, इस तरीके से अपनी पोजीशन बनाते हैं कि एक का जो स्पर्म्स की वो जो ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है वो दूसरे की सेमिनल वेजिकल में चली जाती है। अब इसमें जो है सेमिनल वेजिकल क्या है, इसके अंदर जो है वो मैंने कहा कि डबल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स होती है। डबल एक्सचेंज मीन कि दोनों एक दूसरे से स्पर्म्स लेते हैं, और दोनों जो है एक दूसरे के एग्स जो हैं वो अल्टीमेटली जो है वो दोनों एक दूसरे से स्पर्म लेते हैं। तो इसको हम डबल एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स कहते हैं, कि यानी कि ये वेंट्रल साइड में आपस में जुड़ती हैं, और उन वेंट्रल साइड के ऊपर ये जो क्लाइटेलम जो है, ये ग्लैंड जो है, ठीक है, ये एक तो इनको जोड़ने के भी काम आते हैं। कैसे जोड़ते हैं कि ये एक्चुअली म्यूकस क्रिएट करते हैं, और म्यूकस से वो अल्टीमेटली आपस में जो जो सिक्रीशन सी होती है ना, वो जो स्टिकी सिक्रीशन है, उसके थ्रू उनकी वेंट्रल साइड आपस में जुड़ी होती है, और उसमें से जेनिटल पोर आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। यानी कि जो इसके अंदर होता है सेमिनल वेजिकल। तो सेमिनल वेजिकल क्या होता है, जिसके अंदर स्पर्म्स बनते भी हैं और स्टोर भी होते हैं। और दूसरा होता है सेमिनल रिसेप्टिकल। सेमिनल रिसेप्टिकल किसके अंदर होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, जिसके अंदर एक्चुअली उस दूसरे की बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर जाके जो स्पर्म स्टोर होते हैं ना, यानी कि जिसके अंदर ओरिजिनली पैदा होते हैं ना स्पर्म्स और आर्जी तौर पे स्टोर, उसको कहते हैं सेमिनल वेजिकल। और दूसरा स्ट्रक्चर है ये नंबर 1 समझ लें कि ये इसके अंदर ये चीज पाई जाती है। अब ये दूसरा पार्ट है जिसने रिसीव करनी है, उसके अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको कहते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल। तो यहाँ से स्पर्म निकल के एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है, और वो फनल नुमा स्ट्रक्चर अक्सर बनी होती है, तो उस फनल नुमा स्ट्रक्चर में ऐसे आएगा और यहाँ पे फिट हो जाएगा, और सेमिनल वेजिकल के थ्रू, फनल के थ्रू वो एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर से निकल के ये सेमिनल रिसेप्टिकल में चले जाएंगे। और ये एक सेमिनल रिसेप्टिकल इसमें है और एक सेमिनल रिसेप्टिकल इसमें है, दोनों एक दूसरे से स्पर्म रिलीज कह लें कि रिसीव करते हैं, और ये इनकी मीटिंग जो है वो 2-3 घंटे तक रहती है। और 2-3 घंटे के बाद क्या होता है कि ये जैसे इनकी मीटिंग हो जाती है, अब क्या होता है कि इसके अंदर ये जो क्लाइटेलम है ना, क्लाइटेलम ये एक्चुअली एक सक्रीट करता है कोकून।
यानी कि एक स्क्रीशन क्रिएट करता है कि इसके अंदर जो है वो दो तीन चीज़ें होती हैं मैंने कहा। इसके अलावा जो है एग्स किस में बनते हैं, और एग्स जो है इसके अंदर एक ओवी सैक होती है। ओवी सैक कहते हैं कि वो ओवी सैक जो है वो जिसके अंदर एग्स पैदा होते हैं, और वो उसके बाद एक ट्यूबनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं ओविडक्ट। ये आपने पहले भी कई सारों में पढ़ के, ओविडक्ट के थ्रू वो बाहर निकलता है। तो ये क्या करता है कि कलाइटलम जो है वो एक्चुअली एक ककून बनाता है। ककून मीन एक गुलाफ नुमा स्ट्रक्चर बनाता है। किसके अगेंस्ट, यानी कि सारे ऑर्गेनिज्म के इर्द गिर्द क्या करता है कि एक कोकून, कोकून मीन एक कवर नुमा, एक लफाफा जो है, जिस तरीके से सांप की नहीं एक स्किन होती, तो इस तरह के इसकी ये एक स्किन नुमा कह लें कि एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर जो है वो कह लें कि ये एक्चुअली जो है वो जब वो ककून जो है वो आती है ओवी सैक के सामने, ओवी डक्ट के सामने, तो वो एग उसमें गिर जाते हैं। और जब वो आता है उसके सामने सेमिनल वेजिकल के सामने, उसमें से स्पर्म्स गिर जाते हैं, उसी जो उसने एक थैली नुमा स्ट्रक्चर बनाया उसके अंदर। और उसमें से जो एक्चुअली ऑर्गेनिज्म है ना, जो ओरिजिनल वर्म्स है, वो वर्म जो है वो बाहर निकल जाते हैं। यानी कि एक कोकून नुमा स्ट्रक्चर बना, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर बना, थिन किस्म की थैली है वो, थिन नुमा, जिसको हम कोकून का नाम देते हैं। उसमें से क्या होता है कि जब वो ओविडक्ट के सामने आते हैं तो एग उसमें गिर जाते हैं, और जब वो सेमिनल वेजिकल के सामने आते हैं तो स्पर्म्स उसमें गिर जाती है। ठीक है। अब क्या हो गया कि इस थैली के अंदर स्पर्म्स भी गिर गए, जो एग्स भी गिर गए, और जो ऑर्गेनिज्म है ना, जो एक्चुअली वर्म है, जो अर्थ वर्म है, वो बाहर निकल जाता है उस थैली से। अब जब थैली से बाहर निकल जाते हैं तो पीछे एक थैली नुमा स्ट्रक्चर बच जाता है जिसमें एग्स और सिर्फ स्पर्म्स है, और उसको वो जो सिरा खुला है ना, जिस तरफ से वो जो अर्थवर्म बाहर निकला है, उसको वो सील आउट कर देते हैं। ठीक है। और सील आउट करने के बाद उसमें से 2-3 हफ्तों के बाद जो है उसमें से अंडों में से वो सील खुलती है, और वो जो अंडों में से बच्चे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और वो बच्चे, इसके अंदर लार्वे नहीं होते, इसके अंदर आप याद रखिएगा कि इसके अंदर कोई लार्वा वगैरह नहीं बनता। वो जो है इसके अंदर वो जो स्पाइरल किस्म की जो जो कह लेंगे जो क्लीवेज होती है वो भी थोड़ी चेंज किस्म की होती है, और इसके अंदर मैंने कहा कि ये वो स्पाइरल नहीं बनता। और सिंपल जो है इसके अंदर क्या होता है कि एक थैली नुमा इसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक थैली नुमा स्ट्रक्चर, जिसको हम कोकून कहते हैं, एक कवर कहते हैं, उस कवर के अंदर क्या होता है कि वो जैसे ही वो पास आउट करते हैं ना या मूव करती है, तो वो जैसे ही वो ओविडक्ट के सामने आते हैं एग्स उसमें गिर जाते हैं। जब ओविसैक जो सेमिनल वेजिकल के थ्रू तो सेमिनल जो स्पर्म्स गिर जाते हैं, और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म जो है उसमें से बाहर निकल जाता है, कम आउट हो जाता है। ये देखें जो जो वर्म जो है उसमें से बाहर निकल जाता है, और वो जैसे ही वो स्लिप आउट होकर बाहर जाता है, तो क्या होता है कि वो उसको एक्चुअली वो सील आउट हो जाता है, और सील आउट फिर एक्चुअली जो फर्टिलाइजेशन होगी वो भी उसको खून के अंदर ही होगी। वो मट्टी के अंदर जो मॉइस्ट प्लेस पे, जहाँ पे गीली मट्टी हो ना, वहाँ पे वो ककून को शेड कर देते हैं, यानी कि, और अल्टीमेटली 2-3 हफ्तों बाद उसमें से वर्म जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। और लिकोचीड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ये अर्थवर्म है, ये स्मॉलर है, बेंथिक मट्टी के अंदर वो रहते हैं, लो ऊपर सरफेस के ऊपर। और लॉन्गर जो है सीटे होते हैं इनके अंदर, और ये सीटे जो है इसको ज़मीन के अंदर मूव आउट करने में भी, और प्लस में इसके अंदर जो स्लोमिक फ्लूइड होता है वो इसको मूव आउट करने में हेल्प करता है, जो मसल कंट्रैक्शन की वजह से। तो ये बेटर डेवलप इसके अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं, इसमें किसी हद तक कह लें कि कुछ गिल्स भी होते हैं, और ये एल्गी भी, डेट्राइटस भी, जो गली सड़ी चीज़ें होती हैं, ये मिट्टी भी खा जाता है, उस मिट्टी के साथ ये भी चीज़ें उसमें चली जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो ग्रेटर पावर है जो रिप्रोडक्शन की, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जिसको हम बडिंग कहते हैं, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो आपको नजर आते हैं। इसके अलावा ये ट्यूबीफैक्स जो है, ये इसका आप इसको ब्रीफ सा पढ़ लीजिएगा, इसको जो रटे मारने की जरूरत नहीं है। ये क्लासेस के जो करेक्टरिस्टिक्स है ना, जिस तरीके से आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो करने हैं। बाकी ये आगे ना पिछली क्लास की हमने पढ़ी थी, तो ये ना कई सारे ऑर्गेनिज्म की बड़ी डिटेल दी हुई थी, तो ये आपने डिटेल ये जो है ना इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, इसको बहुत ज़्यादा आपने याद नहीं करना। कुछ चंद करेक्टरिस्टिक्स जो मोटे मोटे ऑर्गेनिज्म है, जैसे मैंने अर्थवर्म बताया, ये टूबीफैक्स हैं, ये रेड वर्म्स होते हैं, ये 10 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये जो हैं
झीलों में, पॉन्ड में या पोल्यूटेड स्ट्रीम के अंदर जो हैं जो पाए जाते हैं। तो ये आप देखिए कितने हैं, काफ़ी सारे जो हैं ये ये मेरे ख्याल है कि बहुत ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पानी के अंदर बहुत कम होता है, क्योंकि ये पोल्यूटेड जगह पे पाई जाती है और इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होती है, यानी कि ऑक्सीजन थोड़ी होती है मगर हीमोग्लोबिन जो है उसको स्टोर करने के लिए जो थोड़ी ऑक्सीजन को भी ज़्यादा अमाउंट में स्टोर करके रखती है। तो ये हेड अपने ट्यूब्स के अंदर ही रखते हैं, ठीक है। जब ये और वाइल वेविंग ब्राइट रेड ट्यूब्स ये आपको नज़र आ रही है ना, तो ये ट्यूब्स स्ट्रक्चर होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं और ये हैवीली पोल्यूटेड एरिया में ब्राइट रेड कलर के नज़र आते हैं ये पानी के अंदर, और ये डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को अपनी स्किन के थ्रू ऑब्जॉर्व करते हैं। ये है जाइंट पालोस अर्थवर्म। ये अडायो अडायो ये एक स्टेट है यूएसए की, वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और ये समझा जाता है कि एक्सटिंक्ट हो गया है, ये 3 फुट तक लंबा है, यानी कि बहुत कम पाया जाता नजर आता है। कुछ लोग समझते हैं कि ये एक्सटिंक्ट है, मगर रिसेंटली ये दोबारा फिर ये इसकी डिस्कवरी हुई है कि नहीं है, ऐसे बिल्कुल एक्सटिंक्ट नहीं हो गया। इसकी इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस क्या है ये आप थोड़ी सी पढ़ने वाली है। तो ये मैंने कहा कि डेट्राइटस फूड चेन के ये पार्ट हैं, यानी जो उसके अंदर पाए जाते हैं, ये फूड चेन मुख्तलिफ फूड चेन पाए जाते हैं ना, हर्बीवोर्स भी पाए, ये डेट्राइटस फूड चेन के अंदर पाए जाते हैं। नाइट क्रॉलर है कि ये जो है मिट्टी के अंदर ही मॉइस्ट सॉइल के अंदर मूव करता है, वहाँ पे बर्फ बनाता है, और ये जो सॉफ्ट ये जो है सॉइल अर्थवर्म होते हैं, ये मैंने कहा ये पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन, या आप इसको सिंपल ये कह लें कि इसकी एक्चुअली पेरिस्टाल्टिक मीन जो मसल कंट्रैक्शन है, और मसल कंट्रैक्शन में इसमें दो तरह के मसल, सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडिनल मसल होते हैं, और उसमें एक्चुअली मसल प्लस जो है जिसके अंदर स्लोमिक लोड होता है उसको मूव आउट करने में हेल्प करता है। तो ये जो सीटी होते हैं इसको स्लाइड करने में से करने से बचाते हैं कि ये स्लाइड ना हो जाए या स्लिप ना हो, ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो मूवमेंट जो है वो ओनली वर्क करती है कि जब मैंने कहा कि सेगमेंट जो है वो सेपरेटेड हो जाते हैं वो से सेप्टा से, यानी कि हर सेगमेंट कि जहाँ पे सेप्टा उनको सेपरेट करता है ना, वहाँ पे सीटें एक्चुअली मौजूद होती हैं इसके अंदर। तो ये मेनली नाइट टाइम एक्टिव होते हैं, ज़्यादातर रात के वक्त या कम रोशनी में आप इनको देखेंगे ना, बाद अगर घास से निकल के सड़क वगैरह पे आ जाते हैं, तो ये आपको जब कम लाइट